चलिए एवरीवन, पेपर नंबर 10 आपका कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिटिंग कंप्लीट हो चुका है और अब हम लेके आए उसका पूरा पेपर सॉल्यूशन। आप लोग अगर कंटिन्यूसली मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि कल के वीडियो में मैंने बोला था इंड एएस के दो सम पूछे जाएंगे। हो गया, आज दो सम पूछे गए और कैश फ्लो इंस्टीट्यूट ने निकाल दिया। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर कि ये कभी भी कुछ भी हो जाएगा। आज के पेपर में आपने देखा होगा अच्छे अच्छों के होश उड़ गए। अब इसमें एक्चुअली देखा जाए ना, पेपर बहुत इजी पेपर था आज का। पूरा पेपर मॉड्यूल में से था। आप क्वेश्चन 2 देखो या कोई भी देखो, सब कुछ मॉड्यूल में से था। और इंड एएस में मैंने लास्ट में जो कल दो सम करवाए थे, एक इंड एएस 33 में मैंने राइट फैक्टर समझाया था, एंड इन्वेंट्री के अंदर आपको याद हो तो मैंने लास्ट में एक मॉड्यूल का बड़ा क्वेश्चन आपको करवाया था। दोनों क्वेश्चन बैठे आपको साथ साथ मार के पूछ गए। ठीक है, चलिए एक बार पूरा पेपर सॉल्व करते हैं ताकि आप घर पे एनालिसिस कर सकते हो। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए तो पहले अपने एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो आपके लिए जैकपॉट होते हैं एमसीक्यू ही। नो, आपके पास और फेल का जो डिफरेंस है वो क्रिएट कर देता है। और एमसीक्यू में ही सबसे ज्यादा बच्चे मार्क्स भी कटवा देते हैं। इवन उनको पता होता है कि इसके अंदर 30 आउट ऑफ 30 जो है वो आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए। आज के एमसीक्यू सच में बोलूं तो बहुत इजी एमसीक्यू थे। प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, द रेट ऑफ कमीशन पेड और अग्रीड टू पे टू अंडरराइटर इन केस ऑफ शेयर शैल नॉट एक्सीड 5%। इक्विटी पे 5 है और डिबेंचर पे 2.5। व्हेन शेयर इश्यूड एट प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू, उसको क्या कहते हैं हम, एट पार। अंडर शेड्यूल 3 ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ट्रेड रिसीवेबल ऑन डेफर्ड क्रेडिट करंट असेट कहलाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी शैल बी इन द फॉर्म प्रोवाइडेड, शेड्यूल 3 के हिसाब से बनता है। तो बहुत इजी एमसीक्यू है आज के। इंटरेस्ट ऑन फॉरेन बॉन्ड रिसीव्ड बाय एन इंडियन कंपनी, रिसीव्ड एंड वो भी इंटरेस्ट बिलोंगिंग टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शुड बी शोन अंडर विच हेड ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अरे रिसीव हुआ है और इंटरेस्ट मिला है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। Which of the following is not shown in subsidiary register of a banking company, letter of indemnity, क्योंकि वो तो इंश्योरेंस के लिए होता है। Ind AS stay, which of the following is not an adjusting event after reporting date? तो देखो, बैंक करप्सी होता है, रिकवरी वाला हो जाता है, फिर सॉरी फ्रॉड वाला हो गया, फिर इंपेयरमेंट वाला भी होता है। डी नहीं है, इट इज नॉट एन एडजस्टिंग इवेंट। Ind AS 1, preparation of financial statement applies to consolidated financial statement, yes. Separate financial statement, yes. अब यहां पे दोनों ए है तो बच्चों ने सबसे बड़ी गलती की और यहां पे इंस्टीट्यूट ने बड़ा हल्का सा ट्विस्ट किया और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इस ट्रैप में फंस गए। बोथ ए एंड बी आपका आंसर था, लेकिन लोगों ने डी पढ़ा ही नहीं। डी क्या था, ऑल ऑफ दी अबोव, मतलब सी भी इसके अंदर इंक्लूडेड था। क्योंकि ए और बी राइट है तो सी भी राइट हुआ, सी भी राइट हुआ तो आपका आंसर यहां पे होता है ऑल ऑफ द अबोव। सो डी इज द राइट आंसर। इंड एस 37 किसके साथ डील करता है, प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड कंटिजेंट असेट के साथ। ऑडिट रिपोर्ट रिफ्लेक्ट्स द वर्क डन बाय ऑडिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ ऑडिट सैंपलिंग, तो इसके अंदर अपना आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबोव। Section 140 subsection 5 of Companies Act, auditor can be removed from his office by tribunal. Audit certificate always contains detail of facts, और कई सारे बच्चे इसमें expression of opinion लिख के आए, रिपोर्ट में expression of opinion आता है, सर्टिफिकेट में नहीं। Which of the following is not a layer of rural self governance in India? Then notified area council। ठीक है, ये कोई सेल्फ गवर्नेंस नहीं है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति, जिला परिषद है। A registered society may contribute an amount exceeding of net profit remaining after compulsory transfer to reserve fund for any charitable purpose। तो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। एनी टाइम वो 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये आपके बुक में भी क्लियरली लिखा हुआ है। आई थिंक सो ये एमसीक्यू शायद मॉड्यूल का है, शायद, आई डोंट नो, बट आंसर आएगा आपका 10%। चलिए फिर आता है अपना क्वेश्चन नंबर 2A, जो आपको पूछा बाईबैक की कंडीशन। देखो, बहुत बहुत बार ऐसी चीजें हो जाती है जो पिछले कई सालों में नहीं हुई और पेपर में फिर आपके साथ हो जाती है। फिर आपको लगता है यार किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब नहीं है, प्रोफेशनल एग्जाम है।
इसके अंदर आपको 100% प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है, अच्छे से सारी चीजें रिकॉल करनी होती है। चलिए बाईबैक कितने करने, 40,000 इक्विटी शेयर, प्राइस क्या रखी 42, वैसे 10 रुपए है, मतलब 32 रुपीज क्या हो जाएगा बाईबैक का प्रीमियम। ओके, इक्विटी दिया है, जनरल रिजर्व, डिविडेंड, इक्विलाइजेशन, डिवेंचर, सिक्योर लोन, करंट लाइबिलिटी। पूछा क्या है, वेदर बायबैक प्लान फॉर द कंपनी मीट्स ऑल कंडीशन एज स्पेसिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट विथ रिगार्ड टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक। तो हमको यहाँ पे बायबैक की 3 कंडीशन चेक करनी है। चलो मैंने यहाँ पे चेक करके रखी है। पहली कंडीशन, शेयर होल्डर शेयर कैपिटल इंटू 25%। तो 2 लाख शेयर कैपिटल है, 25% के हिसाब से 50,000। स्टेप 2 है शेयर होल्डर फंड इंटू 25%। शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी 20 लाख थी, रिजर्व 45, सरप्लस सॉरी डिविडेंड रिजर्व जो है वो हमारा 5 लाख था, टोटल 70 लाख। तो 25% के हिसाब से अमाउंट बनती है 17,50,000। कितने शेयर हम बाय कर सकते हैं, तो 17,50,000 इज द टोटल अमाउंट, डिवाइड बाय बायबैक की प्राइस करता हूं तो नंबर ऑफ शेयर आते हैं 41,667। थर्ड अपनी कैटेगरी होती है, स्टेप होता है इसमें 2:1। डेट इक्विटी कितना होना चाहिए, 2:1। टोटल डेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देखो 35 लाख और 10 लाख, सो ये हो जाएगा मेरा टोटल 45 लाख। इक्विटी मुझे कितनी मेंटेन करनी है 2:1 के हिसाब से, 22,50,000। प्रेजेंट में मेरी इक्विटी कितनी है, प्रेजेंट में इक्विटी का मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट शेयर होल्डर फंड। तो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 70 लाख, और आपको मेंटेन कितनी करनी है 22,50,000। तो आप तो कितना डाइल्यूट कर पाओगे, 47,50,000 रुपीज की कैपिटल डाइल्यूट कर पाएंगे। तो कितने शेयर बाईबैक हो सकते हैं, तो बाईबैक प्राइस से डिवाइड किया तो 1,13,095। दूसरे का आंसर था 41,667 और पहले का आंसर था 50,000। और यहाँ पे कंपनी कितना बायबैक कर रही है 40,000। इसका मतलब कंपनी ने सारी कंडीशंस फुलफिल की है, ठीक है, और कंपनी बायबैक कर सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पूछा आपको, बहुत इजी, आपके मॉड्यूल का बैठा क्वेश्चन है। अमाउंट कर दी इन्होंने डबल और कुछ भी चेंज नहीं किया है। 30,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले 3 लाख है। प्रेफरेंस शेयर आपके पास 100 फुल्ली पेड अप एंड 170 रुपीज। अब ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे दो दो प्रेफरेंस शेयर है, एक पार्टली पेड अप है और दूसरा फुल्ली पेड अप। पी एंड एल अकाउंट दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया, इन्वेस्टमेंट दिया, कैश एंड बैंक दिया। क्वेश्चन में पूछा गया है कंपनी को प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है विच आर एलिजिबल फॉर रिडम्पशन। यहां बच्चे मार खा जाते हैं। एलिजिबल फॉर रिडम्पशन का मतलब जो फुल्ली पेड अप है उन्हीं को रिडीम कर पाओगे, पार्टली पेड अप वालों को फुल्ली पेड अप करके रिडीम नहीं करना है। प्रीमियम कितने परसेंट, 8%। और उसके लिए कंपनी ने अपने सारे इन्वेस्टमेंट बेचे, और सफिशियंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कितने इक्विटी शेयर इश्यू करने वो नहीं दिया, सफिशियंट नंबर। 10 रुपए वाला एक होगा, प्रीमियम 1 रुपए का, तो टोटली 11 रुपए का। कंडीशन बोली बैंक बैलेंस 19,200 होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट को आपने 2,16,000 में बेच दिया। तो चलो पहले तो अपने इन्वेस्टमेंट को ही बेच देते हैं। 216 में हमने बेचा, बैंक अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट आप देखो कितने के आपके पास, 240 के। पी एंड एल अकाउंट कितना आ जाएगा, लॉस कितना हुआ आपको 24,000 का। चलिए फटाफट आपको ये पूरा करवा के फिर आज हम भी सो जाए जाके। आपके लिए रात भर काम कर रहे हैं ताकि आप लोगों की एग्जाम अच्छी जाए, ठीक है। चलिए इन्वेस्टमेंट बेच दिए, अब अगला काम हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे। हमारे पास प्रेफरेंस शेयर थे कितने के, तो हमें याद रखना है फुल्ली पेड अप को ही रिडीम करेंगे तो 5 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख, रिडम्पशन प्रीमियम 40,000, 8% प्रीमियम पे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टोटल पेमेंट 5,40,000। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट की एंट्री कर दी। अब क्वेश्चन में मिनिमम नंबर ऑफ शेयर, सॉरी सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यू करने हैं, वो दिए नहीं है, बट उसकी जगह बोला क्या था बैंक बैलेंस मेंटेन करना है। तो एक बैंक अकाउंट हमने बनाया, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया था वो लिखा, क्लोजिंग मेंटेन करना है वो लिखा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 540 दे देंगे, इन्वेस्टमेंट बेचने से 216 है, तो डिफरेंस कितना आता है 2,64,000। ये 2,64,000 के आप शेयर इश्यू कर रहे हो, और 11 रुपए का एक शेयर है, मतलब 24,000 शेयर आप इश्यू करोगे। सो 24,000 इंटू 2, सॉरी इंटू 10 इक्विटी शेयर कैपिटल में, और इंटू 1 क्या वो सिक्योरिटी प्रीमियम है। अब आप देखो कैपिटल में 5 लाख डालने थे, आपने नए शेयर कितने इश्यू कर दिए 260, सॉरी 240 के। आपने नए शेयर जो इश्यू किए उसमें कैपिटल कितना है 240, जो बच गया वो आपको रिजर्व से लाना है और उसको सीआरआर में क्या कर देना है ट्रांसफर। और फिर सिक्योरिटी प्रीमियम जो है हमारे पास उसको
यूज करेंगे हम आरपी को राइट ऑफ करने में। बस इतना सा क्वेश्चन था ये, और कुछ था ही नहीं इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन 3 आपका फाइनल अकाउंट, ये पूरा तो अपने नहीं कर पाएंगे, मैं आपको फटाफट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो कौन सी चीज किसमें जाती है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर एट कॉस्ट, नॉन करंट असेट, परचेज पी एंड एल, पी एंड एल इन सेंस पी एंड एल में एक्सपेंस के अंदर जो हेड्स होते हैं, सेलिंग एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री, सैलरी एंड वेजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, इंटरिम प्रेफरेंशियल डिविडेंड, फाइनेंस कॉस्ट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, असेट, bills receivable, current asset, interest on OD, finance cost, interest on debenture, finance cost, debtor and creditor, तो debtor current asset, creditor current liability, freehold property, tangible asset PPE के अंदर जाएगा, फर्नीचर PPE के अंदर, बट उसका एक्यूमुलेटेड डेप्री कितना है 15, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद अमाउंट 35 की है, मतलब टोटल फिक्स फर्नीचर जो है वो मेरा कितने का है 50 का है, और सामने पीएफडी कितना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 15 का। प्रेफरेंशियल कैपिटल, शेयर कैपिटल, इक्विटी भी जाएगा शेयर कैपिटल में, मोर्गेज डिबेंचर, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, इनकम टैक्स पेड, शॉर्ट टर्म एडवांसेस, डिविडेंड रिसीव्ड, अदर इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व एंड सरप्लस में, सेल्स हमारी रेवेन्यू हुई, बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, टेक्निकल नो हाउ, इंटेंजिबल असेट्स एंड ऑडिट फीस, अदर एक्सपेंस। ये आपको मैंने करा दी ट्रायल बैलेंस खाली। चलिए अब हम एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दो इफेक्ट, कहां लिखोगे, चेंज इन इन्वेंट्री में, और दूसरा करंट असेट में इन्वेंट्री में। परचेज में 5,000 रुपए के गुड्स जो है वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कस्टमरों को, तो परचेज में से माइनस करेंगे और अदर एक्सपेंस में एडवर्टाइजमेंट करके लिख लेंगे। सैलरी एंड वेजेस में 2,000 रुपए इंस्टॉलेशन के, इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग के। अच्छा यहां पे बच्चों को ऐसा लगता है कि ये तो रिकॉर्डेड है, अरे ये रिकॉर्डेड नहीं है, क्या लिखा है, वेजेस का जो खर्चा हुआ था इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग, वो इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग अलग से नहीं दिखाया गया, वो किस में लिखा गया है, फर्नीचर में। तो इसकी दो इफेक्ट, सैलरी एंड वेजेस में से माइनस करेंगे एंड फर्नीचर में क्या करेंगे हम, प्लस। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, डिसऑनर्ड हुआ तो बिल्स रिसीवेबल में से माइनस, डेटर में क्या कर देंगे, प्लस। फिर लिखा है 50% इरिकवरेबल, मतलब 50% हो गए बेड डेट्स, डेटर में से माइनस, और अदर एक्सपेंस में हम लिख लेंगे बेड डेट्स को। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 10%, तो फर्नीचर आपका 35 का नहीं है, वो 15,000 पीएफडी माइनस करने के बाद है, मतलब आपका ओरिजिनल फर्नीचर 50 का है, और 50,000 का 10% मतलब डेप्रिसिएशन कितना आएगा उसका 5,000, ठीक है। एसेट में से माइनस कर देंगे एंड पी एंड एल में लिख लेंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचरों को फुल्ली रिटर्न ऑफ करना है, ऊपर आया था डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, हमने एसेट में लिखा था, उसको वहां से हटा के पूरा कहां ट्रांसफर कर देंगे, पी एंड एल में। आधे साल का आपका ब्याज बाकी है, तो फिर आपको उसकी एंट्री कर देनी है इंटरेस्ट में प्लस, और फिर दूसरी इफेक्ट अदर करंट लाइबिलिटी में, सॉरी इंटरेस्ट में प्लस मतलब फाइनेंस कॉस्ट में, दूसरी इफेक्ट आउटस्टैंडिंग की अदर करंट लाइबिलिटी में। प्रोविजन फॉर टैक्स, एक तो आप पीएनएल में टैक्स में से माइनस करोगे, दूसरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाएगा। टेक्निकल नो हाउ फीस को हमको कितने सालों में राइट ऑफ करना है, 10 साल में, तो जो भी टेक्निकल नो हाउ फीस दी है उसको 10 साल में डिवाइड कर देना, इट इज वन काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन, एक्चुअली द नेम इज, ठीक है, रिटर्न ऑफ किया या अमोटाइज किया आपने, तो 10 साल के अंदर आपको उसको बांट देना, दो इफेक्ट ये हो गई, बहुत इजी था फाइनल अकाउंट आपका। चलिए फिर पूछा था बैंकिंग, बैंकिंग में एडवांस वाला सम पूछ लिया, बोलो, और यहां पे भी उन्होंने स्पेसिफिक नाम दे दिए, जनरल नहीं रखा। तो एग्रीकल्चर में 0.25% है, रियल एस्टेट में आपको 1% लेना है, 0.40 स्टैंडर्ड में, सब स्टैंडर्ड में 0.15, लॉस में 100, डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल असेट अप टू 1 ईयर 25, 1 to 3 40 एंड मोर देन 300। ये मेरे मटेरियल का बेटा क्वेश्चन है, मैंने जो आपको करवाया था, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन था वहां पे। हाँ बट हमने एग्रीकल्चर, एसएमई एंड कमर्शियल रियल एस्टेट को कवर नहीं किया था, लेकिन मैंने जो आपको टेबल बताई थी प्रोविजंस की, परसेंटेज की, उसके अंदर ये जरूर था। चलिए फिर अगला सवाल पूछ लिया इन्होंने, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इस बार इंश्योरेंस नहीं पूछा गया। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या लिखा है इन्होंने, ओपनिंग इक्विटी, तो ओपनिंग इक्विटी तो हम सीधा सीधा लिख लेंगे 8,000। इंक्रीज डिक्रीज कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं करना है, इंक्रीज करना है, पहले 3 साल में कितना, 1,000, तो आपने ऐसा लिखा होगा कि 1 ईयर में 8,000, फिर इंक्रीज कितने हुए 1,000, फिर हर साल कितना इंक्रीज होगा 1,000, 1,000 3 साल तक, 3 साल के बाद 1,250, तो ये अमाउंट आपने प्लस कर दी। अच्छा इसमें 30% नहीं करना है,
क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी इक्विटी दे दिया है। ड्यू टू रिवर्सल एंड डीकैपिटलाइजेशन 250 करोड़ रुपीस जो है आपको 5 साल में क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो हर साल आपको 250 क्या कर देने हैं, उसमें माइनस कर देने हैं। इंक्रीज ड्यू टू डिस्चार्ज, क्या लिखा है, इंक्रीज ड्यू टू डिस्चार्ज, आपको 100 रुपीज प्लस कर देने हैं। फिर आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आपकी टोटल आएगी, ठीक है। फिर ओपनिंग टोटल मतलब ये सब चीजों का, तो आपको मिलेगा क्लोजिंग। फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग को डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको मिलेगा एवरेज, और एवरेज को मल्टीप्लाई करना है पहले 3 सालों में 18% से, उसके बाद करना है 15% से। बहुत इजी क्वेश्चन था, आरओई वाला, ठीक है, फ्री के मार्क्स है इसमें भी आपके। चलो फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको कल के वीडियो में ही करवाया था, मैं वापस करवा देता हूं। फॉर्मूला क्या है, तो पहले आपको एक्स राइट निकालना है। एक्स राइट कैसे निकालते हैं, तो बिफोर शेयर्स कितने, राइट इश्यू से पहले मेरे पास शेयर्स कितने, 10 लाख। प्राइस कितनी है राइट से पहले, 25, तो 10 लाख इंटू 25 प्लस राइट शेयर कितने इश्यू हुए, 144, मतलब 4 के सामने 1 देंगे तो 10 लाख के सामने कितना होगा, 2.5 लाख, सो 2,50,000। चलिए उसके बाद राइट की प्राइस, राइट की प्राइस कहीं पे दी हुई थी, राइट प्राइस 20 रुपीज, तो मल्टीप्लाई विथ 20, ये हो जाता है टोटल हमारा 1 CR, नॉट 1 CR, इट विल बिकम 3 CR। टोटल कितना हो जाएगा ये, 3 करोड़। 3 करोड़ को हम डिवाइड करेंगे टोटल शेयर, टोटल शेयर देखो मेरे पास कितने हैं, पहले कितने थे 10 लाख, और 90 कितने आए, 2,50,000 अभी राइट में हमने निकाले हैं, तो टोटल हो गए मेरे 12,50,000। 3 करोड़ डिवाइड बाई 12,50,000, ये करने पे आपको मिलता है राइट फैक्टर जो आएगा आपका 24। फिर उसके बाद आपको निकाल, नॉट राइट फैक्टर सॉरी, एक्स राइट प्राइस। फिर आप निकालते हो राइट फैक्टर। राइट फैक्टर कैसे निकालते हैं, एफएमवी डिवाइड बाय आपका जो एक्स राइट आया। एफएमवी कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में हमको, 25, एक्स राइट कितना दिया हुआ है हमको, 24, सो आपका आंसर आएगा 1.04। फिर ईपीएस कैसे निकालेंगे करंट ईयर का, तो करंट ईयर का ईपीएस हम निकालेंगे, चलिए क्या क्या पूछा है, हाँ बेसिक ईपीएस पूछा है 23-24 का, एंड 24-25 का, एंड यहाँ पे ईपीएस पूछा है हमको 23-24 का। चलो हमको ईपीएस निकालना है। 24-25 का प्रॉफिट कितना है, 30 लाख, तो चलो मैं लिखूंगा यहाँ पे 30 लाख डिवाइड बाय राइट शेयर इश्यू करने से पहले मेरे पास कितने शेयर थे, 10 लाख, मल्टीप्लाई विथ मेरा राइट फैक्टर कितना है यहाँ पे, 1.04, इनटू आपने जब राइट शेयर इश्यू किए वो कौन सी तारीख को किए, 30 जून को, तो यहां से लेके 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक 3 महीने हुए, इंटू 3/12 प्लस आपके पास टोटल कितने शेयर हो गए, अब 10 लाख तो थे, 90 आपके पास 2,50,000 के आगे थे, तो टोटल शेयर आपके पास हो गए 12,50,000। ठीक है, ये आपके पास टोटल शेयर हो जाएंगे, और साल खत्म होने में कितने महीने बाकी है आपके राइट इश्यू से, 9 मंथ, तो हो जाएगा इंटू 9/12। तो ये जो आपके पास आया ये आपका ये वाला आंसर है, 24-25 का ईपीएस। 23-24 का तो इजी था। अब इन्होंने लिखा है रीस्टेटेड भी करो 23-24 को। रीस्टेटेड में सर क्या करना है, तो आपको क्या करना है, पिछले साल का आपका प्रॉफिट कितना है, 20 लाख, पिछले साल का प्रॉफिट लिखो 20 लाख, पिछले साल हमारे पास शेयर्स कितने थे, 10 लाख, और इंटू राइट फैक्टर कर देना है 1.04, बस इतना कर लो, आपको ऑटोमेटिकली रीस्टेटेड वाली प्राइस भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, कल के वीडियो में मैंने कराया था। अब ये हमारा इन्वेंट्री 2 का, ये भी कल किया था हमने, देखो परचेज प्राइस आएगी, डिस्काउंट 2% करके माइनस करोगे, 5% परचेज प्राइस पे जीएसटी ऐड करना है, मतलब ये प्लस माइनस प्लस, इंपोर्ट ड्यूटी प्लस करना है, फॉरवर्डिंग चार्जेस फॉर एक्सटर्नल डिपार्टमेंट भी प्लस होगा, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस भी प्लस होगा, फिर इंटरनल कॉस्ट ऑफ रिसीविंग मटेरियल नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ लेटर ऑफ रेफरेंस आएगा, इंटरनल ट्रांसपोर्ट बिटवीन स्टॉक लोकेशन वो नहीं आएगा, एंड कमीशन एंड ब्रोकरेज पेड आएगा। बस इतनी चीजें आप प्लस माइनस कर लो। देखो फोगट के फ्री के आपको 7 मार्क्स थे अगर आपने ये वीडियो देख लिया होता तो,
ठीक है। फिर आपके वही थियोरेटिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 के ऑडिट के। तो इसी के साथ मैंने आपको ये पूरा सिंप्लीफाइड वे में आपको पूरा अकाउंट का पेपर मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है विथ एमसीक्यू। अब कल के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एफएम के बारे में। मैं क्रक्स वीडियोस एफएम के लॉन्च करने वाला हूं, उतना देख लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय बाय।